गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसके अकेडमी ऐप पे और मैं एसके सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, पार्ट 2 को देखेंगे आज। पार्ट 2 ओके। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का पार्ट 1 का क्लास, पिछले क्लास हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा है और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 को और चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो हरी अप। आई होप चीज़ें पूरी समझ में आएंगी। ठीक है, सो हरी अप और जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है डियर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। हरी अप। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्ट 2 को। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। ओके, थैंक्स। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। चलें, हरी अप। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो पार्ट 2 में आज हम लोग क्या देखेंगे। एक्चुअली हम लोगों का कंटिन्यू अपने ऐप एसके अकेडमी जो ऐप है उस पे भी और ट्यूब पे भी कंटिन्यू हम लोग का ये जो है लाइव क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। शो हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्या होता है, तो यूँ बोल सकते हो कि ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो त्वरित आवेशों से उत्पन्न होते हैं। और कभी कभी आप यूँ भी बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको यूँ भी बोल सकते हो कि जब विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन होता है तो इससे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो, ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होता है। ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, या इसको यूं बोल सकते हो कि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच
क्षेत्र के बीच, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच वाइब्रेशन होता है, के बीच जब वाइब्रेशन चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जब वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है। ये त्वरित आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होता है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो त्वरित आवेशों से उत्पन्न होगा। दूसरा क्या कि जब विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग मिलते हैं। फिर आगे चलोगे, इसके संचरण के लिए इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है डियर कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो किसी डायरेक्शन में जा सकती है बिना किसी मीडियम के। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आप बोल सकते हो प्रकाश तरंगे कॉमा एक्स किरण etc। अब अगर हम लोग चले आगे की ओर, तो इसमें नोट में लिख सकते हो आप, नोट विद्युत चुंबकीय तरंगों में हाँ माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखोगे विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम सर्वप्रथम ठीक है, क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने दिया। ठीक है, मैक्सवेल ने दिया। और फिर जो है नोट नंबर 2 में विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत चुंबकीय
तरंग का सर्वप्रथम उत्पादन सर्वप्रथम हर्ज ने किया था। तो देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होता है। दूसरी बात कि जब विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो उस वाइब्रेशन के जरिए विद्युत चुंबकीय तरंग जनरेट हो जाती है। अब जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसको संचरण के लिए किसी माध्यम की विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये किधर भी जा सकती है, जैसे प्रकाश तरंग, एक्सरे, ईटीसी। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम सर्वप्रथम, विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम जो है वो सर्वप्रथम मैक्सवेल ने दिया और इसका उत्पादन जो है सर्वप्रथम हर्ज ने किया। ये चीज़ें ध्यान में रखोगे, मैक्सवेल और हर्ज। ठीक है, सो हरी आप जल्दी से लिखोगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे। हरी आप चीज़ें क्लीन करोगे। हरी अप चीज़ें क्लीन करोगे, चीज़ें क्लीन करोगे। हरी अप क्लीन कर दूं मैं इसको, जल्दी करोगे। चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है। हरी अप क्लीन कर दो। ठीक है, मैं क्लीन कर रहा हूं। ठीक है, चले हम लोग आगे। अब देखोगे एक्चुअली एम्पियर ने एक सूत्र दिया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए भी ये सूत्र जो है वो लागू होंगे। सो B इंटू डी एल है ना, वेक्टर B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये फॉर्मूला एम्पियर महाराज दिए। ठीक है, बट यहाँ जो है मैक्सवेल महाराज इस फॉर्मूले को गलत कर रहे थे। इट मीन्स अगर क्या मैक्सवेल महाराज जो है इस फॉर्मूले को गलत किए और इसको सुधारे वो, ठीक है, इसको सुधारे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है, चूँकि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने बताया कि अगर यहाँ से आप कोई धारा दे रहे हो सपोज, ठीक है, जो भी हो, यहाँ से आप कोई धारा दे रहे हो, तो यहाँ तो ये प्लस ये माइनस सपोज, तो यहाँ इसमें धारा आएगी, लेकिन इस प्लेट से इसमें कैसे जाएगी, क्योंकि इसमें ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम्पियर महाराज का रूल जो है वो फॉल्ट हो जाता है, और मैक्सवेल जो है यहाँ इसको प्रूफ करते हैं, और यहाँ पे एक जो है इस खाली स्थान पे जो धारा जाएगी उसको इन्होंने विस्थापन धारा बोला। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन भी आते हैं कि विस्थापन धारा क्या है, तो देखोगे विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट करंट क्या है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग देखेंगे, है ना, यानी विस्थापन धारा यह क्या होता है। आप बोल सकते हो विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण
विद्युतीय फ्लक्स में, ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स में विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण, यहाँ थोड़ा सा एरर करोगे, विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण, विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न धारा विस्थापन धारा कहलाता है। ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न धारा विस्थापन धारा कहलाती है। ठीक है, या जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। यह निर्वात में भी, इसकी खासियत यह है कि यह निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है, यह निर्वात में भी गमन करता है। संधारित्र के बीच अगर मानो तो संधारित्र में आप इसको पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ाया है। संधारित्र के बीच, ठीक, ई बराबर छोटी सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर छोटी सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ आप यूँ कर सकते हो, ई बराबर क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई बराबर क्या, क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नॉट। और फिर देखोगे यदि आप कर लो क्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल दो तो नीचे कुछ नहीं तो एक यहाँ आप कर सकते हो ए एप्सिलॉन नॉट ए ई, या यूं कर दो ना, पहले आप ई डाल दो, ई ए और फिर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यदि आप आगे करना चाहो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई बटा डी टी ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या करोगे, एक्चुअली यहाँ जो है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, जैसे यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म होगा, यानी एप्सिलॉन नॉट को अगर हम बाहर निकालें, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को यदि हम बाहर निकालें तो ये बचेगा डी और ई इंटू ए बटा डी टी। अब एक बात गौर करोगे कि ई इंटू ए को देखो, ई इंटू ए विद्युतीय क्षेत्र, ई इंटू ए विद्युतीय क्षेत्र और बी इंटू ए चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ जो है डी ई इंटू ए, तो क्या होगा, इसको जब आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और इंटू इतना के जगह पे आप फाई रख दोगे, डी फाई, चूँकि यहाँ होता है ई ए इज इक्वल टू फाई, ई ए इज इक्वल टू फाई, तो यहाँ डी फाई और क्या
नीचे dt। अब यदि आप आगे चाहो तो dq बाई dt, ठीक है, dq बाई dt को आप I लिख सकते हो, तो I बराबर यूँ कह सकते हो, और इसको चूंकि विस्थापन धारा इसलिए इसको d से विभाजित करते हैं, तो ID बराबर आप यूँ लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू d5 बाई dt, ठीक है। यहाँ जो है ये ID विस्थापन धारा है, अब बोल दोगे यहाँ ID विस्थापन धारा है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक आप लोग लिख लो। वंस अगेन पहले मैं बता दूं विस्थापन धारा क्या है, चीजें समझोगे। विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण, विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न धारा जो होती है ना, उत्पन्न जो धारा होती है उसी को हम लोग विस्थापन धारा बोलते हैं। और ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, इसके बारे में कल भी बात हुआ था हम लोगों का कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वह कहीं भी गमन कर सकते हैं, निर्वात में भी। फिर संधारित्र के लिए, संधारित्रों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या करोगे, यहाँ पे मैंने E बराबर Q, क्योंकि सिग्मा का जो वैल्यू होता है ना, आप समझोगे चूँकि सिग्मा बराबर Q बट्टा A, ठीक है। तो यहाँ जो है छोटी सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, इसको जो है मैंने ये किया, ठीक है, छोटी सिग्मा की जगह पे Q बट्टा A डाला, तो Q और नीचे A आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट है वैसे ही छोड़ देंगे। अब दोनों को जो है यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो Q में 1 से और इसमें इससे, तो इतना हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर t के सापेक्ष आप इसको अवकलन करते हो, अवकलित करते हो, तो dq बाई dt हो जाएगा ये आपका I, ठीक है, I। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को अगर बाहर निकाल दें, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को अगर यहाँ से बाहर निकाल जाए तो बचेगा EA, और इस EA को हम लोग फाई बोलते हैं। यहाँ D है तो D छोड़े, नीचे dt, केवल फाई। अब क्या होता है कि ये जो है ID, यानी यहाँ से dq बाई dt को I बोलते हैं, तो ID बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू d5 बाई dt, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू d5 बाई dt। यहाँ ID जो है विस्थापन धारा है, यहाँ पर जो ये ID है ना सर, ये वाली जो है विस्थापन धारा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रहा है। अरे वो बात नहीं बाबू, यहाँ जो ID है ना, ID ये विस्थापन धारा है। तो कर लोगे यहाँ तक पहले, हरी अप, फिर हम लोग चलते हैं आगे। हरी अप, जल्दी करोगे, कमेंट फास्ट। चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, चीजें क्लीन करोगे। हरी अप, चीजें क्लीन है। चलो जल्दी से मैं इसको रफ कर रहा हूं। चीजें क्लीन है यहाँ तक, यहाँ तक चीजें क्लीन है। तो चले हम लोग आगे। देखोगे डियर, एम्पियर के परिपथ नियम में मैक्सवेल ने क्या सुधार किया। एम्पियर परिपथ के नियम में मैक्सवेल ने क्या सुधार किया।
एम्पियर के परिपथ नियम में मैक्सवेल ने क्या सुधार किया। चीज़ें अब ये आ रही है। तो एक्चुअली एम्पियर महाराज बोले थे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र और dl अल्पांश लंबाई का गुणनफल का रेखीय समाकलन म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि संधारित्र में लाइट जाएगी भी और कैसे जाएगी। ठीक है, विस्थापन धारा को इन्होंने चर्चा नहीं किया, जबकि ये जो है मैक्सवेल ये यही इसको सवार हैं इसमें। तो आप यूँ लिख पाओगे, ठीक है, एम्पियर का परिपथ नियम ठीक है, एम्पियर का परिपथ नियम संधारित्र के बीच लागू नहीं होता है। एम्पियर का परिपथ नियम संधारित्र के बीच लागू नहीं होता है। ठीक है, के बीच लागू नहीं होता है, जिसके कारण लागू नहीं होता, जिसके कारण मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल ने इसमें सुधार किया। मैक्सवेल ने इसमें सुधार किया। क्या सुधार किया, इन चीज़ों के समझोगे। तो मैक्सवेल ने यहाँ अगर कर दो, मैक्सवेल के, ठीक है, मैक्सवेल के अनुसार किसी बंद परिपथ में मैक्सवेल के अनुसार किसी बंद परिपथ में ठीक है, मैक्सवेल के अनुसार किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र की किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन का मान रेखीय समाकलन का मान चालन धारा, ठीक है, आप यूं कह सकते हो रेखीय समाकलन का मान चालन धारा और विस्थापन धारा चालन लिखोगे साथ साथ, चालन धारा और विस्थापन धारा के चालन धारा और विस्थापन धारा ठीक है, विस्थापन धारा के योग तथा चुंबकशीलता
धारा और विस्थापन धारा, ठीक है, मतलब चालन धारा और विस्थापन धारा के योग तथा चुंबकशीलता नियतांक के चुंबकशीलता, ठीक है, नियतांक के गुणनफल ठीक है, क्या बोलता है, चुंबकशीलता नियतांक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है मैक्सवेल ने केवल विस्थापन का नियम दिया कि हाँ इसमें जो है धारा प्रवाहित कर पाएगी, और कुछ एक्सचेंज कर दिया जो कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब क्या करोगे, यूँ बोल सकते हो, अर्थात डेट इज, ठीक है, डेट इज आप यूँ करोगे कि फाई इंटू बी और डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड आई सी प्लस आई डी। ठीक है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो, हरी अप, जल्दी करें, नाइस, हरी अप, चीज़ें कवर करेंगे। चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना, चीज़ें समझ में तो आ रही हैं, शो कवर करेंगे हम लोग, हरी अप। यहाँ यही इक्वेशन में सुधार किया था मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू टाइम अब हम लोगों को एक दूसरे से विदा लेनी होगी। ठीक है, सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन। ठीक है।